सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे प्रचार प्रसार, जनता से कर रहे वोट की अपील। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर हुआ मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना की तैयारी। 25 जनवरी यानी कल होगी वोटों की गिनती। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज। 28 जनवरी से शुरू होगा खेलों का आयोजन को लेकर तैयारियों का दिया जा रहा अंतिम रूप। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को लेकर अब सिर्फ 4 दिन का समय बाकी। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे खेलों की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी नियमावली पर हो रहा अंतिम अध्ययन। यूसीसी लागू होने से सैन्य कर्मियों को मिलेंगे विशेष अधिकार। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। शीतकालीन यात्रा का देंगे संदेश। सीएम धामी ने किया था पीएम से यात्रा पर आने का अनुरोध। भूकंप के झटकों से दहली उत्तरकाशी। सुबह 7:42 पर महसूस हुए झटके। घरों से बाहर निकलकर बचाई लोगों ने अपनी जान। बड़े नुकसान, जान माल की कोई हानि नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर 38वें नेशनल गेम की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं ने लिया जायजा। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में गुरुवार को हुआ मतदान। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी 100 निकायों में डाले गए वोट। और देहरादून के पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता को लेकर वर्कशॉप का आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी हुए शामिल। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और उत्तराखंड की खबरों पर अब नजर डालते हैं और बात करते हैं। सीएम धामी इस वक्त दिल्ली दौरे पर है। एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हैं सीएम धामी। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज दिल्ली के पटेल नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में जनसभा होगी। शाम 6 बजे जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ लोगों को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। आज शाम 6 बजे जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के मद्देनजर सीएम धामी इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज दिल्ली के पटेल नगर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। और चलिए विशेष जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, जानना चाहेंगे आज सीएम धामी जो हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं, कितने दिन के लिए वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे और जो प्रचार की गति है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमने देखा सीएम धामी ने निकाय चुनाव के दौरान भी जमकर प्रचार किया और उसका जो नतीजा है वो 25 को तो पता चलेगा ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये जो चुनाव प्रचार है वो कितना काम करने वाला है? बिल्कुल निमित, देखिए उत्तराखंड में 21 तारीख की शाम तक जब निकाय चुनाव खत्म किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो दिल्ली में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया। 22 जनवरी को उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। फिर कल भी उन्होंने जो है कल 2 जनसभा और रोड शो में जो आयोजन हुई थी उसमें शामिल हुए। जनसभाओं को संबोधित करके उन्होंने जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है वो दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। आज शाम को वो 6 बजे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में
एक जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे और आम जनता से भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट की जो है वो अपील जनता से करेंगे। क्योंकि हमने हमेशा देखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, तो ऐसी तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए हैं। उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में वहां पे शामिल हुए, चाहे हम रोड शो की बात करें, जो जनसभाओं की बात करें, तो वहां पे हुजूम भी काफी जाने को सुनने के लिए जो है वो उमड़ता है। लगातार ही नेशनल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है वे बनाया है, तभी से उन्होंने जो है वे सभी प्रदेशों में और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कई जगह प्रचार किया, जिसका भाजपा को भी अच्छा खासा फायदा जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, साउथ की बात करें, बिहार की बात करें, ऐसी तमाम जगहों पर प्रचार किया जहां से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासे वोटों से जो है वो विजय मिली है। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो मैदान में उतारा है, स्टार प्रचारक बना के। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितना महत्वपूर्ण जो है अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन दोनों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। ठीक है कृष्णा, आप बने रहे हमारे साथ। और इसी के साथ आपको बता दें, खबरों में हम बात कर रहे हैं अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन इसके साथ ही आपको उत्तराखंड की खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर मतदान हो चुका है। आपको बता दें अपडेट इस पर, जहां पर मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। 25 जनवरी यानी कि कल वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तराखंड के 100 निकायों के लिए मतदान हो चुका है। प्रदेश भर में करीब 66% मतदान हुआ है। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं और रुद्रप्रयाग में 71.15% वोटिंग हुई है। राजधानी देहरादून में सबसे कम यानी कि 55% मतदान हुआ था। पिछले चुनाव के मुकाबले 3.78% कम मतदान हुआ है। और चलिए इसी के साथ कृष्णा इस वक्त हमारे साथ हैं तमाम जानकारी के साथ। कृष्णा, जानना चाहेंगे कि अब मतदान हो चुका है, 25 जनवरी को रिजल्ट आना है, क्या लग रहा है, क्या तैयारी इस वक्त है और क्या लग रहा है कि क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी जो है वो 3% कम ही देखी जा रही है पिछले बार से। बिल्कुल नियमित देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी जिस तरह से जागरूकता अभियान भी निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जो है वह 70 से अधिक बढ़ सकती है, लेकिन कई जगह जो है वो वोटिंग काफी कम हुई है। कई जिलों में, जैसे कि हम बात करते हैं देहरादून की, हरिद्वार की, उधम सिंह नगर में, तो ये प्लेन जिले जो है यहाँ पे वोटिंग की जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा घटी है। तो पूरे राज्य में भी 3% वोटिंग घटी है। अब जो है मतगणना की तैयारी हो चुकी है। अगर पूरे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 65% जो है वो वोटिंग जो है राज्य में हुई है। अब मतगणना की तैयारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी पूरे 13 जिलों में। इसके लिए देखिए, मतदान की जो पोलिंग पार्टियां थी वह अपने मतदान स्थल से वापसी स्ट्रॉन्ग रूम में जो है वो कल देर रात तक पहुंच गई थी, क्योंकि कल जब पोलिंग पार्टियां अपने पेटियां जो है वो पैक करने में लगी थी, तब तमाम जगहों पर जो है वो हंगामा भी देखने को मिला है। चाहे हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तमाम बूथों पर जो है वो वोट ना डालने को लेकर लोगों ने हंगामा किया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया था सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो वोटिंग जारी रहेगी, और 5 बजे तक जो व्यक्ति एक तरीके से गेट के अंदर आ चुका है उस व्यक्ति की जो है वो वोटिंग करवाई जाएगी। अन्य व्यक्तियों की जो है वो अंदर गेट के एंट्री नहीं की जाएगी। जिन लोगों को एंट्री नहीं मिल पाई थी उन्होंने लगातार जो है वहां पे हंगामा करा है, जिसको पुलिस प्रशासन ने वहां पे बल का प्रयोग करके उनको शांत बुझाया है। जिसके बाद अब तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। सभी जो 5405 प्रत्याशी उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, उनकी किस्मत जो है वो मत पेटियों में कैद है, जो कल सुबह 8 बजे से खुलना शुरू हो जाएगी। कल देर रात तक जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड की जनता ने किसके सिर पर ताज बनाया है और अपने क्षेत्र में किस किस को अपना नेता चुना है। क्योंकि चुनाव प्रचार में किसी भी पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी से या हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो दोनों पार्टी ने ही प्रमुख तौर पर चुनाव प्रचार किया है। अब जनता के ऊपर निर्भर था जो किस्मत उन्होंने कल प्रत्याशियों की जो है वो मत पेटियों में कैद कर दी है, अब जिसके नतीजे कल शाम तक सबके सामने होंगे। निमी,
बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि अगर आंकड़ा देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो मात्र 55% ही मतदान हुआ है, यहाँ पर सबसे कम वोटिंग। बिल्कुल नियमित, देखिए जागरूकता की इसमें सबसे बड़ी कमी आती है, क्योंकि जब कल सुबह वोटिंग की जब शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले चर्चाओं में आए थे हरीश रावत। जब वह अपने पुराने बूथ स्थल पर पहुंचे, वहां पे उनका नाम उनको नहीं मिला है। वे जगह जगह उस क्षेत्र के 3 जगहों पर गए, उन जगहों पर जो लिस्ट थी वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दर्ज नहीं था, जबकि उनका घर जो है वो अब डिफेंस कॉलोनी में उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उनका वोट जो है वो डिफेंस कॉलोनी में ही शिफ्ट कर गया था। देखिए इसमें जागरूकता की कमी जो है वो साफ साफ हम कह सकते हैं कि राज्य के प्रमुख नेताओं में भी है, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर के, एक्स पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तमाम तरीके से वो सक्रिय रहते हैं। क्या राज्य निर्वाचन आयोग ने जो 2 महीने पहले वेबसाइट तैयार कर दी थी, उसमें सभी मतदाताओं के जो नाम थे, पूरी वोटर लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करी थी। क्या हरीश रावत को उसको चेक करना जरूरी नहीं लगा था? क्योंकि तमाम तरीके की उन्होंने कल राज्य निर्वाचन आयोग पे, राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कल दिन तक। जब कल देर शाम जो है वो जिला अधिकारी ने जो है वो पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच करी, तो उनका वोट जो है वो डिफेंस कॉलोनी स्थित एक वार्ड में पाया गया। तो ऐसे ही कई लोग जो एक तरीके से जागरूक नहीं थे, उनके कारण जो है वोट वो नहीं दे पाए हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है वोटिंग फीसदी कम होने का, क्योंकि राजधानी देहरादून में जहाँ एकदम मौसम साफ था, वहां पे भी एकदम एक तरीके से इतनी कम वोटिंग हो रही है। एक बड़ा सवाल है राज्य निर्वाचन आयोग पे भी कि एक तरीके से जागरूकता अभियान जो चला रहे थे, कहां पर ये फेल हुए हैं जो वोटिंग परसेंटेज और गिर गया है। निमी, बिल्कुल, अगली खबर के लिए भी आप हमारे साथ बने रहें कृष्णा जी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अब 25 जनवरी को वोटिंग के रिजल्ट आएंगे और तब पता चलेगा आखिर किसने बाजी मारी है। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर एक और, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेल जहां पर 28 जनवरी से खेलों का आयोजन शुरू होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के साथ तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैंप में खिलाड़ी जमकर अभ्यास भी कर रहे हैं। तो बता दें आपको 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जो है वो तेज हो गई है और तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और देश के कोने कोने से कई खिलाड़ी इसमें भाग भी लेंगे। तैयारियों को लेकर अब मॉनिटरिंग की जा रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और कैंप में खिलाड़ी जमकर अभ्यास भी करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें उत्तराखंड इस बार मेजबानी कर रहा है राष्ट्रीय खेलों का 38वां राष्ट्रीय खेल और जिसकी मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। लेकिन नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए 38वें नेशनल गेम्स जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयार है उत्तराखंड। उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है और 28 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। भव्य शुरुआत राष्ट्रीय गेम्स की जहां पर पीएम मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी को हल्द्वानी में इसका समापन किया जाएगा। इसी के साथ देहरादून से खेलों की शुरुआत होगी और कई जगहों पर खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। तो 38वें नेशनल गेम्स जहां पर खेलों के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है। हर खेल में हिस्सा ले सकता है मेजबान प्रदेश। ये आपको मेजबानी का फायदा बता रहे हैं जहां पर अपनी मेडल टेबल में सुधार कर सकते हैं। उत्तराखंड इस बार मेजबानी कर रहा है और मेजबान राज्य ज्यादातर टॉप 5 में होता है। ये इतिहास देखा गया है
और 1987 की बात करें तो मेजबान केरल बना और चैंपियन भी बना था। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1997 की बात करें तो कर्नाटक ने मेजबानी की थी और तब कर्नाटक ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। 1997 में मणिपुर 9वें स्थान पर रहा। 1999 की बात करें तो मेजबानी के समय ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं 2001 में मेजबान पंजाब चैंपियन बना और 2020 माफ कीजिएगा 2002 की बात करें जहां पर मेजबान आंध्र प्रदेश था और चैंपियन भी बना। 2007 में मेजबान असम उप विजेता बना। और चलिए कृष्णा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है, जोर शोर से उत्तराखंड में तैयारी चल रही है। जानना चाहेंगे तैयारियों का भी जायजा किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ ही जो इतिहास रहा है अब तक जिसने मेजबानी की है वो टॉप 5 या फिर टॉप 10 में वो आया ही है, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तराखंड भी टॉप 5 या फिर विजेताओं के लिस्ट में आ सकता है? बिल्कुल निमित, देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि काफी दिनों पहले ही जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद नेशनल गेम्स के लिए जो नेशनल स्टेडियम तय किए गए हैं उनका निरीक्षण करके वहां पे तमाम व्यवस्थाओं पर जायजा लिया था और सभी तैयारियों को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया था। आचार संहिता लगने से पहले ही लगभग 90% जो तैयारियां हैं वे सभी पूरी हो गई थी। जो स्टेडियम्स की बात करें, चाहे हम शूटिंग रेंज की बात करें, तो ऐसी थोड़े बहुत वहां पे काम रह गए थे जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम खेल निदेशक प्रशांत आर्य की माने तो उनके अनुसार जो है वो सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइनल रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब दिन जो है वो सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 28 तारीख को दिन में जो है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नेशनल गेम्स पर जो है वो देहरादून पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। 28 जनवरी को वो 1 दिवसीय दौरे पर जो है वो देवभूमि में आ रहे हैं और इस नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको अब से कुछ समय पहले मिलकर आमंत्रित किया था, जिसका आग्रह उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया और यहाँ पे आने के लिए उन्होंने उनका आमंत्रण भी जो है वो स्वीकार उस टाइम पर कर लिया था। जिसको देखते हुए अब सुरक्षा व्यवस्था की भी जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है। क्योंकि 1 दिवसीय दौरे का जो है वो अभी तक आधिकारिक जानकारी मिल रही है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग में जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है उस रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का समय उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है दिन के बाद। और सूत्र बता रहे हैं कि वो 1 दिन के लिए शीतकालीन प्रवास भी किसी शीतकालीन स्थल पर कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब उनको नेशनल गेम्स के लिए आमंत्रित किया था उसके साथ साथ उन्होंने चारधाम के शीतकालीन यात्रा पर भी 1 दिन प्रवास करने का उनसे आग्रह किया था, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि 1 दिन का वो शीतकालीन यात्रा पर जो है वो यहाँ पर प्रवास भी जो है वे नेशनल गेम्स उद्घाटन के बाद कर सकते हैं। अब यही देखना होगा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोटोकॉल है वे किस तरीके से आता है, कितना समय वे नेशनल गेम्स के लिए देते हैं। फिर रेलवे बोर्ड की जो मीटिंग है, जो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है रेल नेटवर्क का, उसकी तैयारियां कितनी हो चुकी है, क्या क्या उसमें कमियां रह रही है, इन सब की निरीक्षण और इसका जायजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। इन सबके साथ साथ जो है वे दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे रोड का भी निर्माण कार्य जो है वो एलिवेटेड रोड का लगभग 95% पूरा हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जो है वो उसको भी जनता की सौगात दे सकते हैं। क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में उसका जो है चुनाव के बाद उसका उद्घाटन जो है वो लोकार्पण शिलान्यास किया गया था। अब उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री उसका 28 तारीख को यहाँ पर कर सकते हैं। निमी, ठीक है कृष्णा, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो नेशनल गेम्स हो रहा है इसमें कौन कौन से गेम्स शामिल हैं, इसके साथ कहां के खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं, किस किस जगह से खिलाड़ी आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर खिलाड़ियों की बात करें तो वो हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों से आ रहे हैं, जिन्होंने लगभग रजिस्ट्रेशन भी अपना पूरा कर लिया है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो खेल विभाग ने काफी दिनों पहले शुरू कर दी थी, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी किया है। जानकारी के अनुसार लगभग 10,000 से ज्यादा
खिलाड़ियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल गेम्स के लिए कर चुके हैं। अगर हम गेम्स की बात करते हैं तो उसमें 28 से ज्यादा गेम्स होंगे, जैसे कि हम मलखम्ब की बात करते हैं, कबड्डी की बात करते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि जो है 28 से ज्यादा गेम जो है इस नेशनल गेम्स में जो है वो 28 से लेकर 14 फरवरी तक कराए जाएंगे। अगर हम इसके कार्यक्रमों की स्थल की बात करते हैं तो इसको देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल 4 जगह इसके स्थल रखे गए हैं, जहां पर ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में जो है इस गेम्स का जो है वो आयोजन किया जाएगा। किस तरीके से इनका आयोजन किया जाएगा उसको अच्छा और उत्साहित बनाने के लिए खेल विभाग जो है वो काफी दिनों से प्रयासरत है। अब तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है इनमें। ठीक है कृष्णा जी, अगली खबर के साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ पर बात हम यूसीसी की अब करेंगे, जहाँ पर उत्तराखंड में जल्द यूसीसी जो है वो लागू होने जा रहा है। जी हाँ, यूसीसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में जल्द यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। यूसीसी नियमावली पर अंतिम अध्ययन भी किया जा रहा है। इसी के साथ शासन स्तर की फाइनल स्टडी भी की जा रही है और 26 जनवरी को लागू किए जाने की संभावना है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को लागू किया जा सकता है। यूसीसी से सैन्य कर्मियों को विशेष अधिकार भी मिलेंगे, वहीं प्रिविलेज वसीयत की व्यवस्था भी शामिल है। विशेष अधिकार वसीयत की सुविधा इसमें मिलेगी और सैनिकों को ऑनलाइन वसीयत की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, यूसीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर अभी आधिकारिक तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद 26 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं यूसीसी नियमावली में तमाम विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रिविलेज वसीयत की व्यवस्था भी शामिल है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 वसीयत और पूरक प्रलेख को बनाने और रद्द करने से संबंधित पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रिविलेज वसीयत क्या है। प्रिविलेज वसीयत के अनुसार सक्रिय सेवा या तैनाती पर रहने वाले सैनिक, वायु सैनिक और नौसैनिक वसीयत को बहुत ही सरल और सुलभ नियमों के तहत तैयार कर सकते हैं। यानी सैन्य सेवाओं से जुड़े लोग हस्तलिखित मौखिक रूप से निर्देशित या गवाहों के सामने बोलकर वसीयत बना सकते हैं। तो नौसेना को यूसीसी लागू होने के बाद ये प्रिविलेज मिल सकता है। और देखिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से क्या है यूसीसी। सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी के लिए एक कानून, भले ही वो किसी भी धर्म, जाति और लिंग के हों, लेकिन कानून सबके लिए एक समान होगा। आर्टिकल 44 के अनुसार यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। इसी के साथ आपको बता दें, यूसीसी लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य है और अब उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य जहां पर शादी के लिए पढ़ाई जाएगी, लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी और शादी से पहले ग्रेजुएट हो, इसलिए ये उम्र सीमा बढ़ाए जाने का प्रावधान रखा गया है। शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये तमाम बदलाव हैं जो यूसीसी लागू होने के बाद होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ, यानी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को मिलेंगे समान आधार। तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर लागू होगा। वहीं पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक भी लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी, माता पिता को जानकारी होगी इसकी। पति पत्नी में झगड़ा तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की कस्टडी मिल सकती है। सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। तो बता दें आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, सभी के लिए एक समान कानून बनने का प्रावधान
और आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बनेगा। और चलिए फिर से हमारे साथ कृष्णा इस वक्त मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ। कृष्णा, जानना चाहेंगे यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे, खासकर यहाँ पर जो खबर आ रही है सैन्य सेवाओं में इसकी जो सुविधा है वो और बढ़ जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान उसमें रखा गया है? बिल्कुल निम्न, देखिए अब कुछ ही दिन बचे हैं जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है, क्योंकि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें यूसीसी की नियमावली को जो है वो कैबिनेट ने प्रस्ताव लगाकर मोहर लगा दी थी, जिसके लिए लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था कि वे तिथि फाइनल करें और इसे लागू कर दें। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही तिथि फाइनल कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 या 27 जनवरी को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, जिसके बाद तमाम तरीके के जो बदलाव उत्तराखंड में है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हलाला, इज्जत जैसी जो कुप्रथाएं मुस्लिम समाज में चली आ रही है उससे मुस्लिम महिलाओं को जो है वो छुटकारा मिलेगा, जिसकी सराहना भी मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। इसके साथ साथ जो पिता की संपत्ति में हक है, बेटी और बेटे को दोनों को बराबर का हक मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो सैन्य अधिकारी हैं, चाहे वो नौसेना में कार्य करते हो चाहे वो सेना में कार्य कर रहे हो, वो वसीयत जो है वो आसानी से करवा सकते हैं। यूसीसी पोर्टल के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन उसकी प्रक्रिया भी आसानी से कर सकते हैं। तो जल्द ही उत्तराखंड में एक तरीके से यूसीसी लागू होने वाला है, जिसमें लड़कियों की उम्र सीमा भी जो है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष जो है वो उसमें यूसीसी लागू होने के बाद हो जाएगी। और शादी के लिए अगर कोई भी शादी करता है तो उसको 1 महीने की अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि निमित देखिए, काफी दिनों से यूसीसी की सराहना भी हो रही है, तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समाज जो है वो उत्तराखंड में इसका विरोध भी करने में लगा हुआ है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं बोलकर उत्तराखंड की प्रदेश में यूसीसी लागू होने वाला है। तो कांग्रेस भी यूसीसी को लेकर जो मुस्लिम समाज में कुप्रथाएं रुकेगी, तो उसको लेकर जो है वो लगातार विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है कि किसी समाज में इनको अंदर क्ले करने का कोई भी हक किसी भी सरकार को नहीं बनता है। तो अब यही देखना होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद जो मुस्लिम समाज ने और कांग्रेस ने कही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस कानून को जो है वो चैलेंज देंगे यूसीसी को। यही देखना बाकी होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद कितने दिन तक चलता है और कांग्रेस पार्टी इसको लागू होने के बाद क्या अगला प्लान अपने का तय करती है। निमी, क्या लग रहा है यूसीसी कब तक लागू किया जा सकता है? बिल्कुल निमी, देखिए कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए और मीडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था 26 जनवरी तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो अब 2 ही दिन बचे हैं। अब देखना होगा कि 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाएगा या फिर ये नेशनल गेम्स के आयोजन होने के बाद इसका एक अलग से राज्य सरकार प्रोग्राम आयोजित करके तब इसको लागू करें। क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी पर सबकी एक तरीके से अटकलें तेज है। ठीक है कृष्णा जी, यानी कि ये अटकलें हैं कि 26 जनवरी को लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर और ऑफिशियली तौर पर ये डेट नहीं फिक्स किया गया है। कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।